विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्यामार मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू, बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन में हमने पूंजी बजटन का अध्ययन किया और आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, और उसमें वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अनुपात विश्लेषण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो महत्वपूर्ण वो रेशियो एनालिसिस है। अनुपात विश्लेषण परीक्षा के दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें प्रति वर्ष 20 कम से कम 20 अंक और अन्य प्रश्नों को जोड़ते हुए 25 या 30 अंक का प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो हम अनुपात विश्लेषण के बारे में विस्तार से इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अनुपात का अर्थ, मीनिंग ऑफ रेशियो। अनुपात का मतलब आप सामान्य भाषाओं में किन्हीं दो संख्याओं के मध्य जो संबंध स्थापित करता है उसको अनुपात का रूप कह देते हैं। और वित्तीय विश्लेषण के लिए आधुनिक समय में अनुपातों का सार्वभौमिक प्रयोग किया जाता है। अनुपात किन्हीं दो संख्याओं के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करता है और केनेडी या मैकुलन के अनुसार जो अनुपात का अर्थ है, जो परिभाषा दी है, वो है कि एक मद के दूसरे से संबंध को साधारण गणितीय रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। और दूसरे लेखक हैं जो रॉबर्ट एंड एंथनी के अनुसार अनुपात केवल मात्र एक संख्या की दूसरी के संबंध में अभिव्यक्ति है और यह एक संख्या आधार को अन्य संख्या से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। प्रतिशत एक प्रकार का अनुपात होता है जिसमें आधार को 100 के बराबर लिया जाता है तथा भागफल को आधार के प्रति 100 के रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः अनुपात के लिए अनुपात दो संख्याओं के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करता है। वित्तीय विश्लेषणों में इस प्रकार का संबंध लाभ हानि खाते के दो अवयवों के मध्य या आर्थिक चिट्ठे के दो अवयवों के मध्य अथवा एक लाभ हानि खाते तथा दूसरा आर्थिक चिट्ठे के अवयवों के मध्य स्थापित किया जा सकता है। जैसे विभिन्न खर्चों का कुल लागत से अनुपात, जो खर्चे में अनेक प्रकार के उनका टोटल कॉस्ट कुल लागत से अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्व से अनुपात, करेंट लायबिलिटीज का करेंट जो असेट्स हैं उनसे, जो चालू संपत्तियां दी हुई हैं, करेंट असेट्स दे रखी हैं, उसमें चालू दायित्वों का भाग लगा के अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। अथवा शुद्ध लाभ और व्यवसाय के विनियोजित पूंजी का अनुपात, इसके आधार पर भी अनुपात ज्ञात किया जा, रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए जे बेटी के शब्दों में भी यदि हम अनुपात की परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि लेखांकन अनुपात शब्द एक प्रयोग चिट्ठे, लाभ हानि खाते, बजटरी नियंत्रण पत्ती या लेखांकन संगठन के किसी भाग में दिखाई दी गई संख्याओं के मध्य महत्वपूर्ण संबंध को प्रकट करने के लिए किया जाता है। हेंट एंड विलियमसन डोनाल्डसन के मतानुसार अनुपात केवल मात्र वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है। इसके अलावा विक्सन, केल एंड ब्रेडफोर्ड के अनुसार अनुपात विश्लेषण विवरणों की मधु एवं मधु के समूह के संबंध
निर्धारण व प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। अतः वित्तीय विश्लेषण के विभिन्न अनुपात व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, अतः इन्हें वित्तीय अनुपात कहा जाता है। दूसरी ओर विभिन्न वित्तीय अनुपात वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित विभिन्न मदों के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इन्हें वित्तीय संरचना का मापक या संरचना अनुपात भी कहते हैं। अतः इन अनुपातों को लेखा विधि अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विभिन्न अनुपात वित्तीय खातों पर आधारित होते हैं। अतः अनुपातों की अभिव्यक्ति सामान्यतः अनुपात 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला है शुद्ध अनुपात के रूप में, दूसरा है दर अथवा इतने गुणे के रूप में, और तीसरा है प्रतिशत के रूप में, और कभी कभी चौथा रूप भी है, वो अंश के रूप में अनुपात को पूछा जाता है। शुद्ध अनुपात के रूप में एज ए प्योर प्रोपोर्शन, इस विधि के दो मदों के मध्य संबंध को सीधे ही अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, और यह अनुपातिक संबंध एक मद की संख्या में दूसरे मद की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। जैसे किसी संस्था की चालू संपत्तियां 20,000 हों तथा चालू दायित्व एक जो राशि हो 5,000 रुपये हों, तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व से अनुपात 20,000 में भाग 5,000 अर्थात 4, अर्थात हम ये कहें 4:1 है। 4 जो है वो चालू दायित्व हैं, वो चालू संपत्तियां चालू दायित्व से 4 गुना अधिक हैं, अर्थात 4:1। दर अथवा इतने गुणे के रूप में एज ए रेट के रूप में बात हो, तो इस विधि में किसी तिथि अथवा समयावधि में 2 मदों के मध्य दर ज्ञात की जाती है। इसके लिए एक मद में दूसरे मद का भाग दिया जाता है तथा यह दर इतने गुणे के रूप में व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी की वार्षिक बिक्री 40 लाख रुपए है तथा उसका औसत स्कंद 5 लाख रुपए है, तो औसत स्कंद बराबर अंतिम स्कंद प्लस प्रारंभिक स्कंद भाग 2, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ें और 2 का भाग लगा दें तो औसत स्कंद एवरेज स्टॉक होगा। तो यहाँ बिक्री स्कंद की जो 40 लाख रुपए है उसमें औसत स्टॉक 5 लाख है, उसका भाग दें तो ये जो बिक्री है वो 8 गुना अधिक है। तो ये दर या इतने गुणे के रूप में व्यक्त हुआ। और प्रतिशत के रूप में एज ए परसेंटेज, इस विधि में 2 मदों के बीच संबंध को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी संस्था की 1 वर्ष की बिक्री 20,000 है तथा उसका सकल लाभ 5,000 रुपये है, तो सकल लाभ बिक्री का 25% हुआ, अर्थात 5,000 जो सकल लाभ है उसमें बिक्री 20,000 का भाग लगाएं और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो प्रतिशत के रूप में हो जाए। अंश के रूप में भी कभी कभी एज ए फ्रैक्शंस, इस विधि में 2 मदों के बीच संबंध को अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि शुद्ध लाभ पूंजी का 1/5 भाग है, अर्थात जो नेट प्रॉफिट है वो जो कैपिटल है उसका 5वां भाग है, 1/5 भाग। अब हमें अनुपात के अर्थ, परिभाषाएं और अनुपातों की अभिव्यक्ति के पश्चात अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य एवं उपयोगिता की बात करें तो ऑब्जेक्ट एंड यूनिटी इन ए रेशियो एनालिसिस, तो वित्तीय विवरणों में उल्लेखित कोई अंक स्वयं के महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसका वास्तविक महत्व तभी स्पष्ट होता है जबकि अन्य अंग या अंकों के संदर्भ में उसे व्यक्त किया जाए। अनुपातों की गणना में इस उद्देश्य की पूर्ति होती है और अनुपातों की सहायता से बड़े अंकों अथवा अंकों के समूह को संक्षिप्त व सरल बनाना संभव हो जाता है, जिसमें
उनमें निहित अर्थों को सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। अब गणना में सरल व शीघ्र बोधगम्य होने के कारण अनुपातों का वित्तीय विश्लेषण में उपयोग बढ़ता जा रहा है। वायरमैन के अनुसार जब कहें तो वित्तीय अनुपात उपयोगी इसलिए हैं क्योंकि विस्तृत एवं कठिन गणना के परिणामों को संक्षिप्त सारांश दे देते हैं, शॉर्ट में उसको व्यक्त कर देते हैं। अनुपात विश्लेषण तकनीक में केवल अनुपातों की गणना ही नहीं की जाती है, बल्कि वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों की गणितीय संबंध का निर्वचन भी किया जाता है। हेल्फ्रेड के मतानुसार अनुपात विश्लेषण तुलनात्मक उच्च या निम्न कार्य क्षमता तथा किसी औसत या तुलनात्मक प्रमाप से महत्वपूर्ण विचलनों की प्रवृत्ति को मालूम करने के लिए मार्गदर्शन एवं संकेत का कार्य करता है। और इसमें जे भट्टी के अनुसार प्रबंधक वर्ग के लिए भी अनुपातों का प्रयोग उसके आधारभूत कार्यों, पूर्व अनुमान, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण और संबंध में सहायता पहुंचाता है। अतः अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य एवं उपयोगिता निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है और उसमें सबसे पहला है प्रवृत्ति स्पष्ट करना। वित्तीय अनुपातों का प्रयोग भूतकालीन लेखा विवरणों से लागत, विक्रय, लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। अतः भविष्य की घटनाओं का पूर्व अनुमान करने में सहायक होते हैं और इसी आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। दूसरा इसकी उपयोगिता या उद्देश्य है वो है परिवर्तन स्पष्ट करना। स्विंग चेंजेज जो है अनुपात विभिन्न अवधियों की वित्तीय गतिविधियों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार अनुपातों का प्रयोग भी प्रभावी संप्रेषण में सहायक होता है और परिवर्तन की मात्रा में दिशा विभिन्न प्रबंधों के निर्णय में सहायक होती है। तीसरा जो उद्देश्य है उपयोगिता है वो मानक निर्धारण, सेटिंग स्टैंडर्ड जो है उसका। अनुपातों के माध्यम से संस्था की सामान्य कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए संस्था की उचित गतिविधियों के मानक निर्धारित किए जा सकते हैं और वास्तविक गतिविधियों को मानक के अनुरूप बनाए रखने की चेष्टा करने से संस्था की गतिविधियों में उत्तम समन्वय एवं संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार अनुपात विश्लेषण बजट नियंत्रण व्यवस्था तथा मानक लागत प्रणाली के अभिन्न अंग माने जाते हैं। और चौथा जो उसका उद्देश्य या उपयोगिता है वो प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग संस्था के कार्य परिणामों तथा लागतों पर उचित नियंत्रण के लिए किया जाता है और यदि कार्य नियंत्रण अनुपातों की सहन सीमा में होता है तो सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु वास्तविक निष्पादन इन सीमाओं को लांघा जाता है तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है अथवा नियंत्रण सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। और पांचवा है कार्य कुशलता का मापन। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग कार्य कुशलता के मापदंडों के रूप में किया जाता है। इसकी सहायता से विभिन्न कालों में हुए परिवर्तनों को या विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं में किसी लेखा अवधि में हुए परिवर्तनों को मापा जा सकता है तथा इस प्रकार उसकी तुलनात्मक कार्य कुशलता का अनुमान लगाया जा सकता है। और छठा है तरलता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी। अनुपात अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें तरलता अनुपात बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जिनकी सहायता से फर्म अथवा फर्मों की तरलता की स्थिति की जानकारी की जा सकती है। ये तरलता की जानकारी बैंकों अथवा अल्पकालीन ऋणदाताओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और सातवां है इसमें दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अनुपातों की सहायता से दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञान हो सकता है। ये जानकारी दीर्घकालीन लेनदारों के प्रति भूति विश्लेषकों अथवा विनियोजकों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। अच्छे शोधन क्षमता वाली संस्थाएं
सरलता से तथा नीची ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकती हैं। आठवां और अंतिम जो इसका है विशेषता या उपयोगिता है वो अंतःफर्म तुलना, इंटरफर्म कंपैरिजंस ऑन, जो है एक दूसरे की जो तुलना है उसके बारे में। एक उद्योग में अनेक फर्में लगी होती हैं, ये सभी समान कुशलता वाली नहीं होती हैं। उनकी कुशलता का तुलनात्मक अध्ययन अंतःफर्म अध्ययन द्वारा संभव होता है। कोई फर्म उद्योग के औसत से नीचे जाती है तो उसके कारणों का अध्ययन करके उसे ठीक करने का उपयोग किए जा सकते हैं। अंतःफर्म तुलना नियोक्ताओं को सुदृढ़ फर्म चुनने में सहायक होती है। और अनुपात विश्लेषण की इस उपयोगिता और उद्देश्य के बाद उसकी सीमाएं हैं, जो लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस हैं उसका भी हम अध्ययन करें। तो अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। यदि अनुपात विश्लेषण का प्रयोग वित्तीय विश्लेषणों में अत्यधिक लोकप्रिय है, तथापि आवश्यक ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई एक अनुपात संपूर्ण चित्र प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन ये केवल संकेत मात्र देते हैं जो संचयी रूप से किसी संगठन की वित्तीय स्थिति अथवा परिचालनों के मूल्यांकन में बहुत सहायक होता है। अनुपात स्वयं में कोई निष्कर्ष नहीं होते हैं, बल्कि विश्लेषणकर्ता को अनुपात विश्लेषण यूं अपने चातुर्य के माध्यम से निष्कर्ष निकालने होते हैं। विश्लेषणकर्ता को विश्लेषण के आवश्यक मापदंडों का सोच समझकर उपयोग करना होता है, जिसके आधार पर ये विश्वसनीय या उपयोगी निष्कर्ष निकालता है। संक्षेप में ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुपात वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में केवल मार्गदर्शन करते हैं तथा अपने आप को निर्णायक साध्य नहीं होते। इस प्रकार से हम अनुपातों का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें अंतर्निहित सीमाओं का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। और अनुपात विश्लेषण की प्रमुख सीमाएं हैं, जो पहला है एक अकेले अनुपात तक सीमित महत्व है। दूसरा इसकी सीमा है निवर्चन के लिए साधन मात्र है। तीसरा झूठे दिखावे से प्रभावित। चौथा समस्या के गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। पांचवा है लेखांकन के स्वाभाविक सीमाओं का प्रभाव। और छठा उचित प्रमापों का अभाव। सातवां है भूतकाल के आधार पर भावी अनुमान। आठवां विश्लेषक की व्यक्तिगत योग्यता और पक्षपात का प्रभाव। नौवां है केवल कुछ सूचनाएं मात्र। और 10वां है मूल्य स्तर के परिवर्तन को न दर्शाना। और 11वां है केवल सापेक्ष स्थिति का प्रदर्शन करना। इस प्रकार से अनुपात विश्लेषण की ये 11 सीमाएं हैं। धन्यवाद।